बट आपने कहा घी खाने से ठीक हो जाएगा कैंसर, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इस धरती पे रेडिएशन को सबसे ज्यादा अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है, भारतीय देसी गाय का गोबर कर सकता है। स्कूटर पे या बाइक पे दो जन जा रहे थे और जब क्रैश हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो पीछे वाले को इतनी बुरी तरह से चोट लग गई, वो आईसीयू पहुंच गई है। जो सामने उसको राइड कर रहा था, जो चला रहा था, वो उसको एक स्क्रैच नहीं आई। जबकि अगर उन दोनों की कुंडली उठा के स्टडी की जाए तो जो चला रहा था वो मारक योग उसकी कुंडली में था, उसको कुछ नहीं हुआ। जो उनके पीछे बैक सीट पे थी उनको लग गई। प्याज और आलू को एक साथ ना रखें, जिससे जा सकती है आपकी जान। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जैसे कि आजकल कैंसर, हार्ट अटैक इतनी बड़ी बीमारियां बन चुकी है, बट आपने कहा घी खाने से ठीक हो जाएगा कैंसर, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, तो घी तो खानी चाहिए। खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ा क्लेम है ये। पहले के लोगों को कहाँ हार्ट अटैक आता था? पहले कैंसर कहाँ था? पहले रहा होगा तो 1% रहा होगा। ये डेटा है कहाँ से लेकर आए कि पहले कैंसर नहीं था और रहा होगा तो 1% रहा होगा? कहाँ से ये डेटा लेकर आए लोग? ठीक है, तो पहले भी तो, आज के 100 साल पहले भी तो एक जीवन था, पर पहले इतना हार्ट अटैक और इतना कैंसर नहीं था, क्योंकि पहले का खान पान शुद्ध था। पहले के लोग क्या खाते थे? घी ही तो खाते थे। एक एक गिलास घी पीते थे बुजुर्ग लोग, और खूब दही खाते थे, खूब दूध पीते थे, खूब काम करते थे, तो कहाँ बीमारियां होती थी। अब आजकल लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, रिफाइंड का तेल खाना स्टार्ट कर दिया। अब आप ही बताइए, कॉमन सेंस से रिफाइंड का तेल ज्यादा फायदा करेगा या घी ज्यादा फायदा करेगा? घी। नो डेटा नो बीमारी। मुझे समझ नहीं आता कि न्यूट्रिशन और हेल्थ से रिलेटेड बातें हम बाबाओं से क्यों पूछते हैं। फिर हमारे देश में डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट किस काम के लिए हैं? ढोलक बजाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आपका स्वागत है इंस्टा ज्ञान के एक और एपिसोड में। आज हम पड़ताल करने वाले हैं कुछ ही बहुत ही मिसलीडिंग वायरल रील्स की। आज से 100 साल पहले लोगों को कैंसर और हार्ट अटैक नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल हुआ करते थे, पर लोगों को पता नहीं चलता था। 100 साल पहले मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। उस समय हार्ट अटैक होता भी था तो उसे लोग सीने का दर्द, या कैंसर होता था तो उसे कोई अंदरूनी बीमारी मानकर इग्नोर कर देते थे। हमें ये कैसे पता? क्या हम भी बाबा जी की तरह बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी रिसर्च जो डेटा पर बेस है वो बताती है कि कैंसर और हार्ट अटैक हजारों सालों से हो रहे हैं। इजिप्ट के ममीज, 3000 साल पुराने ममीज तक में हड्डियों के कैंसर के सबूत मिले हैं। और 400 BC के आसपास ग्रीस के डॉक्टर हिपोक्रेटस, जिनकी ओथ हिपोक्रेटिक ओथ के नाम से मशहूर है, जो सारे डॉक्टर्स लेते हैं, उन्होंने भी कैंसर को आइडेंटिफाई कर लिया था, जो उसे कार्सिनोस कहते थे। और उसी पर बेस है कार्सिनोजन या कार्सिनोजेनिक चीजें। 1900 के दशक में भी हार्ट अटैक और कैंसर होते थे, पर उन्हें पहचानने की टेक्निक हमारे पास नहीं थी। इसलिए कहना कि बीमारियां नहीं होती थी, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। दूसरा गलत स्टेटमेंट है कि 100 साल पहले लोगों की लंबी उम्र हुआ करती थी, और वो हमें कैसे दिख रहा है? हमारे आसपास के जो दादा परदादा जी थे वो ज्यादा जीते थे। पर अगर आप 100 साल पहले की यानी 1920 के आसपास की औसत उम्र देखेंगे तो वो थी सिर्फ 30 से 40 साल, जबकि आज औसत उम्र है 70 से 75 साल, कई कई जगह पर 80 साल से भी ज्यादा। तो 100 साल पहले लोग ज्यादा जीते थे, ये पूरी तरह से गलत है, एक मिथ है। पहले ज्यादातर लोग बीमारियों से बहुत छोटी उम्र में ही मर जाते थे। टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक जैसी बीमारियां आम थी। आज मेडिकल साइंस ने हमारी जिंदगी लंबी कर दी है, तो आज लोग इन्फेक्शन से नहीं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जैसे कैंसर और हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्योंकि वो उतनी जिंदगी जी पाते हैं। तीसरा गलत स्टेटमेंट इस रील में है कि खान पान से पहले बीमारियां नहीं होती थी। पहले का खान पान बहुत अच्छा था। पहले भी लोग खाने की वजह से बीमार पड़ा करते थे, पर उनकी बीमारियां अलग हुआ करती थी, जैसे कुपोषण, जिसमें बहुत कॉमन थी विटामिन डेफिशिएंसी, जैसे स्कर्वी या बेरी। दूसरा कॉमन रीजन था इन्फेक्शन, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, डिप्थीरिया और चेचक। इसके अलावा पैरासिटिकल इन्फेक्शन जैसे कीड़े, फंगस या मलेरिया। पहले एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो लोग नॉर्मल से फ्लू में मर जाया करते थे। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आज से 100 साल पहले हुआ फ्लू पेंडेमिक, जिसमें सिर्फ फ्लू की वजह से लाखों लोग मर गए थे। चौथा सबसे गलत क्लेम है कि घी खाने से कैंसर और हार्ट अटैक नहीं होगा। घी की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, बट ये कैंसर और हार्ट अटैक से आपको बचाने का काम नहीं करेगा। घी में सैचुरेटेड फैट होता है और कुछ और भी अच्छी चीजें होती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, पर ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में घी खाने से स्टडीज ने शो किया है कि कुछ तरह के कैंसर जैसे कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। सीमित मात्रा में घी खाना हेल्दी है, बट एक्सेसिव अमाउंट में घी खाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल दिया, सर ये मोबाइल आप हाथ में ले लो 1 मिनट के लिए, जेब में रख लो, अब आपका हाथ यूं करो। उन्होंने मेरे यूं ताकत लगाई और ये हाथ तुरंत यूं आ गया।
अब उन्होंने मुझे गोबर का कंडा दिया, ये भारतीय देसी गाय के गोबर का कंडा, ये हाथ में लो, यहाँ रख लो। अब की बार उन्होंने तिगुनी ताकत लगाई, लेकिन मेरा हाथ यूं नहीं आया। उन्होंने कहा इस धरती पे रेडिएशन को सबसे ज्यादा अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है, भारतीय देसी गाय का गोबर कर सकता है, जो हमने अपने जीवन से निकाल दिया। देख रहे हैं लोग तालियां बजा रहे हैं, इस बकवास की बात पे लोग तालियां बजा रहे हैं। सेम इसी तरह का प्रयोग किया था बाबा रामदेव ने शुगर पे, जिसको हमने अपने पुराने एपिसोड में डिस्कस किया था। एक परमाणु बॉम्ब का अगर विस्फोट हो, ये 5 स्टार होटल के अंदर भी रेडिएशन नहीं रुकेगा, 7 स्टार में रेडिएशन नहीं रुकेगा, लेकिन जो झोपड़ी गाय के गोबर से लीपी और पोती है, उसके अंदर जाके रेडिएशन असर। तो क्यों हम घर अपने गोबर से नहीं लेपते, क्यों हम झोपड़ियों में नहीं रहते, क्यों हम 5 स्टार 7 स्टार में इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर इस तरह के ब्रेन डेड लोग आते हैं जो वहां पर तालियां बजाते हैं इस तरह की बकवास स्टेटमेंट से? कोई बताएगा मुझे? बस इस तरह का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना है और आपकी रील पर करोड़ों व्यूज पक्के। वैसे तो गोबर का सही उपयोग गोबर गैस प्लांट में है, पर कई लोगों के दिमाग में इतना भरा हुआ है कि उसी से बहुत सारी गोबर गैस निकाली जा सकती है। यहाँ पर ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, तो इस महावैज्ञानिक मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे ज्यादा भयानक चीज जो है वो है मोबाइल फोन्स को एक एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करना, कि एटॉमिक बॉम्ब से रेडिएशन निकलती है, मोबाइल फोन से भी रेडिएशन निकलती है। अगर गाय के गोबर को हाथ में लेंगे तो वो रेडिएशन सोख लेगा और आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आप सुपरमैन बन जाएंगे। तो आप सबको विज्ञान की कसम, जरा सोचिए, अगर ये सच होता तो नासा के वैज्ञानिक अभी तक गोबर मिशन लॉन्च कर चुके होते और पृथ्वी पर हर घर के ऊपर एक गोबर की शील्डिंग होती। 5G के खिलाफ धरने पर बैठे हुए लोग गोबर से बने हुए कपड़े और जैकेटें पहनकर घूम रहे होते। तो नीडलेस टू से कि गोबर रेडिएशन को नहीं रोक सकता, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सबसे पहले तो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, वो डीएनए डैमेज नहीं कर सकती सेल के अंदर जाकर। और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जैसे शेरनोबिल में या और किसी तरह के रेडिएशन एक्सीडेंट के बाद हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात 3 चीजें हैं: रेडिएशन की इंटेंसिटी, रेडिएशन से आपका डिस्टेंस और एक्सपोजर टाइम। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और रेडिएशन से बचाव के लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा मटेरियल जो रेडिएशन को ब्लॉक कर सके, ऐसा हाई डेंसिटी मटेरियल जो जनरली होता है लेड। गोबर में क्या होता है? गोबर में होता है मुख्यतः ऑर्गेनिक मटेरियल, पानी और कुछ मिनरल्स। तो वो किस लिहाज से, अगर कॉमन सेंस लगाकर सोचा भी जाए तो किस लिहाज से रेडिएशन को रोकने की क्षमता रखेगा? क्या है उसमें ऐसा एक्स फैक्टर? कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसी साइंटिफिक वेरीफिएबल स्टडी बताएगा कोई मुझे? क्योंकि आप ही सोचिए, जब एक्सरे से बचने के लिए डॉक्टर्स को, मेडिकल टेक्नीशियंस को लेड की जैकेट पहननी पड़ती है, तो अगर गोबर सच में इतना ताकतवर होता तो मेडिकल लैब में लोग सफेद कोट पहनने की जगह गोबर से लिपटा हुआ कोट पहनकर घूम रहे होते। मैं इन भाई साहब से कहना चाहूंगा, ये अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें। अगर इन्हें रेडिएशन से बचना है तो ये पूरे शरीर पर गोबर की एक बहुत मोटी सी परत चढ़ा लें, तो इससे 2 खास काम होंगे। इस तरह की वर्कशॉप्स नहीं कर पाएंगे लोग, इनके पास नहीं आएंगे, और बल्कि ये खुद ही अपने से दूर भागना चाहेंगे, और इस तरह की बकवास ये चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि गाय के गोबर से हम अपने खेतों को तो उर्वरक बना सकते हैं, पर उसे अपने घर पर पोतने से हमें बाकी किसी भी रेडिएशन को, मोबाइल के रेडिएशन को जिसमें से एटॉमिक रेडिएशन निकल रही है इनके हिसाब से, उससे बचाव नहीं होगा। अभी आपने सुना है कि स्कूटर पे या बाइक पे 2 जन जा रहे थे और जब क्रैश हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो पीछे वाले को इतनी बुरी तरह से चोट लग गई, वो आईसीयू पहुंच गई है। जो सामने उसको राइड कर रहा था, जो चला रहा था, वो उसको एक स्क्रैच नहीं आई। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है जिसको समझेंगे, पहले इनको बोल लेने देते हैं। जबकि अगर उन दोनों की कुंडली उठा के स्टडी की जाए तो जो चला रहा था वो मारक योग उसकी कुंडली में था, उसको कुछ नहीं हुआ। जो उनके पीछे बैक सीट पे थी उनको लग गई, वो पहुंच गई इतनी बुरी तरह से वो हॉस्पिटल में। कैसे? क्योंकि रीजन है उसका, जब 2 लोगों की ऑरा मर्ज हो जाती है तो और हमारी जो गई कुंडली मिक्स हो गई, आपके कर्म भी मिल जाते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिकली अगेन कि बाइक पर पीछे बैठने वाले को ज्यादा चोट क्यों लगती है। आपने कभी सोचा होगा कि जो चला रहा है वो आगे ज्यादा रिस्क में है, पीछे वाला तो आराम से शांति से बैठा हुआ है, पर पीछे वाले को चोट क्यों लगती है हमेशा? तो इसमें न्यूटन बाबा की थ्योरी लग रही है, न्यूटन का 3rd लॉ, इनर्शिया।
जब बाइक तेज रफ्तार से चल रही होती है और अचानक ब्रेक लगता है या बाइक किसी चीज से टकराती है तो इनर्शिया की वजह से पीछे वाला व्यक्ति ज्यादा झटका खाता है। आगे वाला जो राइडर है वो तो स्थिर बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास पकड़ने को हैंडल है या टंकी है। पीछे वाला जो व्यक्ति है उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वो सड़क पर ध्यान दे रहा है जितना ज्यादा ध्यान बाइक चलाने वाला दे रहा है। तो जनरली क्या होता है, इस इनर्शिया की वजह से पीछे वाला बाइक से अलग होकर उड़कर जमीन पर गिर जाता है और उसे ज्यादा चोट लगती है। और बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन होता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है और पीछे वाला सस्पेंशन थोड़ा कमजोर होता है। तो पीछे वाले को अगर झटका लगेगा, एकदम से बाइक रुकेगी तो वो उछल कर गिर भी सकता है और उसे चोट लग सकती है, उसके चांसेस ज्यादा होंगे। और उसका एक और कारण है हमारे यहाँ हेलमेट कल्चर की कमी। जो बाइक चला रहा है, बाइक राइडर है, वो तो हेलमेट अक्सर पहन लेता है, कई बार वो भी नहीं पहनता, बट अज्यूम करते हैं कि वो हेलमेट पहन लेगा क्योंकि उसको ट्रैफिक पुलिस वाले का डर लगेगा। जो बैक सीट वाला है अक्सर वो हेलमेट नहीं पहनता। जब कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है और पीछे है, लेस अवेयर है और उसके पास पकड़ने की भी और लैच करने की भी कोई जगह नहीं है, तो वो उसके ज्यादा चांसेस होंगे बाइक से छिटक कर अलग होकर गिरने और चोट खाने के। इसमें कुंडली और ऑरा का कितना योगदान है वो आप तय कीजिए। साइंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस यही कहती है। तो आगे बैठे या पीछे हेलमेट जरूर पहने और अपना ध्यान सड़क पर लगाएं, अगर आप भले ही आप पीछे बैठे हो, ताकि अगर एकदम से बाइक रुके या झटका लगे या किसी से टकराए तो आप एटलीस्ट अवेयर हो और बच सकें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लोग ऐसे भरमाते रहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। माई ईमेल इज logicalproject1@gmail.com और हमारी वेबसाइट भी अब जल्दी ही आने वाली है जिस पर आप डायरेक्टली बुक कर सकेंगे सेशंस। तो अगर आप मुझसे करियर से रिलेटेड कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अपनी जॉब से परेशान हैं, करियर से परेशान हैं, रीच आउट टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। पुलिस वाले से ध्यान आया एक पुलिस वाली की रील। प्याज और आलू को एक साथ ना रखें जिससे जा सकती है आपकी जान। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। प्याज और आलू को जब एक साथ रखा जाता है तो उसमें एथिलीन गैस निकलती है जिससे आलू जो होता है अंकुरित हो जाता है और अंकुरित आलू जो होता है उसमें जहरीला आलू हो जाता है जिससे खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। फूड पॉइजनिंग हो सकती है जिससे आपकी जान जा सकती है। तो ये जो जिसको नहीं पता है उन सभी माताओं बहनों को, फ्रेंडों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को ये वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक सभी को शेयर कर दें। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो ये मैम पुलिस वाली हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि आलू प्याज को साथ में ना रखें, वो जहर बन जाएगा। तो इसे साइंस की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या सच में प्याज आलू को अंकुरित कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। इन्होंने बताया कि प्याज से एथाइलिन गैस निकलती है, जो कि सही है। प्याज से एथाइलिन गैस निकलती है जो कि अधिकतर फल सब्जियों से निकलती है, जो पकने की प्रक्रिया को, किसी भी फल या सब्जी के पकने की प्रक्रिया को हेल्प करती है, तेज कर देती है। अब आलू भी एक सब्जी है तो वो भी उससे प्रभावित होता है, तो वो भी जल्दी अंकुरित होने लग जाता है। तो आपके घर में भी अगर आलू के जो स्प्राउट्स हैं वो हरे नीले हो गए हैं तो समझ जाइए कि उनमें एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस होने लगा है, जिसे सोलेनिन टॉक्सिन बोलते हैं। क्योंकि आलू जिस फैमिली से आता है उसे सोलेनेसी फैमिली बोलते हैं, तो उसी से है सोलेनिन टॉक्सिन, जो ज्यादा मात्रा में जरूर नुकसान कर सकता है। किस तरह का नुकसान? वो आपको पेट दर्द कर सकता है, उल्टी और लूज मोशंस, इस तरह की चीजें कर सकता है, बट वो आपकी जान नहीं ले सकता। और ये स्टोरेज वाली बात भी कुछ हद तक सही है कि आलू प्याज को साथ में ना रखें, अलग अलग रखें और उसको फ्रिज में ना रखें, उसको ऐसी बाहर जिसमें हवादार जगह हो वहां पे रखें। तो आलू की जो स्प्राउटिंग होगी थोड़ी डिले हो जाएगी। यह है मोटा मोटी समझने वाली बात। फियर मॉन्गरिंग ना करें, पुलिस का काम होता है अक्सर, बट यहाँ पर फियर मॉन्गरिंग ना करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको ये टी शर्ट पसंद है तो आप अपनी टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे दिए गए शॉपिंग टैब में मैंने कुछ चुनिंदा डिज़ाइंस आपके लिए रखे हैं 10% ऑफ के साथ। और हमारा चैनल देखते रहें। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। और इंस्टा ज्ञान के और एपिसोड देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।